आज हम रिव्यू करेंगे प्रेम में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे बाय पराग सिंघानिया। ये एक हिंदी की किताब है। तो ये जो टाइटल है, प्रेम में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, सबसे पहले इसमें आपको क्या चीज़ आकर्षित करती है और इस किताब को पढ़ने के बाद आपकी क्या भावनाएं रही? एक्चुअली में ये जो लाइन है, प्रेम में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, ये कविता से ली गई है। अच्छा। और वो कविता भी इस किताब के अंदर है। वो कविता अगर इफ यू डोंट माइंड मैं पढ़ सकता हूँ इसी किताब में से। कितनी बार मछलियों से मैंने प्रार्थना की है, तुम मुझे अपने घर ले चलो। मैंने चिड़ियों से भी यही कहा है, बारिश से भी यही कहा, हिरणों से भी यही कहा और नदी से भी यही कहा। रहने को मैं कहीं भी रह सकता हूँ। वर्षों से धोखे में रहा, अग्नि में रहा, विरह में रहा, आकाश में रहा, पाताल में रहा, मैं सबसे पहले माँ के साथ घर में रहा, फिर हिस्सों में रहा, फिर अकाल में रहा। तुम मिल ही जाओगी वसंत में, किसी रोज तो कहूंगा, तुम मुझे अपने घर ले चलो, अब मैं प्रेम में रहना चाहता हूँ। ये कविता है मिस्टर पंकज मिश्र की। ये एक बहुत जाने माने कवि हैं हिंदी के। तो उससे इन्होंने ये लाइन ली है। तो जब मैंने पहली बार ये किताब का नाम पढ़ा, तो मुझे याद आया कि ऐसा कुछ पढ़ा है मैंने। अ, इसका एक मैसेज आया था एक व्हाट्सएप ग्रुप में कि ये बुक लॉन्च हुई है। मैंने जा करके फिर बुक सर्च करी और फिर मुझे लगा कि यार कहीं तो मैंने सुना है, बट मैं ढूंढ नहीं पाया। जब ये किताब ऑर्डर होके हाथ में आई, तब मुझे याद आया, अच्छा ये किताब कविता मैंने एक बार पढ़ी थी। बट या दिस वाज द मेन मोटिवेशन बिहाइंड परचेजिंग दिस बुक। इसका कवर भी बहुत अच्छा है। एंड दिस बुक एक्चुअली टॉक्स नॉट जस्ट अबाउट लव बट ऑल्सो कॉन्सिक्वेंसेज अबाउट लव। तो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस बुक। तो इसमें आपको क्या लगा, मतलब आपको ये किताब रोमांटिक नॉवल लगी या फिर ये दार्शनिक नॉवल है? और दूसरा, जो इसमें संतुलन दिखाया गया है प्रेम का और जो सोसाइटी में चल रहा है, उसके बारे में क्या विचार है? देखो, मैं इसको ये बोलूंगा कि अगर कोई इसको ये समझ के उठा रहा है कि एक रोमांटिक नॉवल है, तो गलती कर रहा है। अगर वो ये उठा के सोच रहा है कि यार ये कोई बहुत ही दार्शनिक या फिलोसफी, लव की फिलोसफी के बारे में होगा, वो भी गलत सोच रहे हैं। दिस इज अ ब्लडी प्रैक्टिकल बुक। एंड जस्ट इमेजिन कि तुम एक टीनेजर हो एंड यू फेल इन लव, राइट? उस टाइम पे कैसे इमोशंस होते हैं, कैसे हार्मोन्स होते हैं। तुमको लगता है कि हाँ, सब कुछ मिल गया। और जब उस प्रेम पे खतरा आता है, तुमको लगता है कि तुम दुनिया से लड़ जाओगे। लेकिन जब दुनिया से लड़ने जाते हो, तब क्या तुम्हारे सामने आके खड़ा होता है, क्या विपत्तियां आती है, क्या सिचुएशंस आती हैं। ये उस सिचुएशंस के बारे में है। कि प्रेम तो हो गया भाई, ठीक है। और कुछ ऐसे सोसाइटियल कंडीशंस है, जैसे कास्ट अलग है या फिर तुम्हारा स्टेटस अलग है, एंड यू कैनॉट बी टुगेदर, दैट्स व्हाट यू आर परसीविंग, एंड यू टेक अ स्टेप, एंड व्हाट दैट स्टेप लीड्स टू, वो तुमको कहाँ लेके जाता है और कैसी कैसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने आती है, वो उसके बारे में ये किताब। और ये सब सिर्फ अगर इसका जो मेन जो कट है, जो मतलब जिसका इस किताब का जो मेन कंटेक्स्ट है, वो शायद 2 से 4 दिनों का है। बाकी तो खैर ये लंबी कहानी है काफ़ी, 1 साल 2 साल 3 साल तक चलती है। बट जो मेन कट है वो तो उन 2 4 दिनों में घटता है कि क्या उन दोनों प्रेमियों के साथ क्या क्या हो रहा है व्हेन दे हैव टेकन अ स्टेप। तो इस टाइप की कहानी मैंने तो नहीं पढ़ी, ना ही मैंने ऐसी कोई मूवी वगैरह देखी है जिसमें इतना डिटेल में उन चीज़ों के बारे में बताया गया। तो मुझे लगा कि यार दैट्स वाई आई रियली रियली लाइक दिस बुक। इसमें कौन सा कैरेक्टर सबसे इम्पैक्टफुल लगा या फिर कौन सा सीन सबसे इम्पैक्टफुल लगा? तो मैं बोलूँगा कि इसका कैरेक्टराइजेशन जिस तरह से राइटर ने किया है, उसमें इसने उन लोगों की वर्नेबिलिटी को दिखाया है। तुम कहाँ पे स्ट्रांग रहते हो, कहाँ कमज़ोर होते हो, कहाँ तुम्हारे डाउट्स तुम्हारे रास्ते में आते हैं। उन चीज़ों का बहुत अच्छा इन्होंने चित्रण किया है। मतलब फॉर एग्जांपल, एक टाइम होता है जब तुम किसी को ब्लैक दिखाते हो या किसी को वाइट दिखाते हो। यहाँ पे ग्रे के भी काफ़ी शेड्स दिखाए गए हैं कि हाउ यू एक्चुअली एंड अप इन टेकिंग अ डिसीजन। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे परिवार का प्रेशर है, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, तुमने कुछ लाइफ में कुछ किया जिसकी वजह से तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है, तुम्हारे पास लाइफ में कुछ मिसिंग है जिसको तुम ढूंढ रहे हो। देखो, आदमी अपने घर में प्यार उसको मिलता ही है, माँ का प्यार, बाप का प्यार, बहन का प्यार, भाई का प्यार। बट जब उसको किसी और अजनबी से एक अलग तरह से प्रेम होता है,
तो उसको लगता है कि उसको ऐसा कभी कुछ नहीं मिला, और ऐसा पहली बार जब मिलता है तो वो एकदम ही हवा में उड़ जाता है। अब आप तुमने ये पूछा कि किसका कैरेक्टर सबसे स्ट्रांग लगा, मुझे लगता है इन दोनों प्रेमियों का जो अपने अंतर कला जो चल रही थी, इनका जो इंटरनल स्ट्रगल चल रहा था बाय फेसिंग व्हाट्स कमिंग इन फ्रंट ऑफ देम, दैट वाज वेरी स्ट्रांग। वो कैरेक्टराइजेशन उन दोनों का बहुत अच्छा है। बाकी तो खैर जो कैरेक्टर्स हैं उनके भी अपने बहुत स्ट्रांग रोल्स हैं, बट दोज टू कैरेक्टर्स आर द मेन लीड्स, दे हैव बीन वेरी वेल रिटन इन दिस बुक। अगर आपके सामने ये लेखक आ जाए, दीपक सिंघानिया जी, तो उनसे क्या सवाल होगा आपका? मैं पूछूंगा कि डज दैट कम्स फ्रॉम ए पर्सनल एक्सपीरियंस, पहला सवाल यही होगा। द रीज़न इज कि इसमें कई चीज़ें ऐसी दिखाई हैं कि तुम इमेजिन नहीं करते। जब तुमको लगता है कि प्यार हो गया, चलो अब आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ विल बी लाइक अ वॉक इन अ क्लाउड्स, और जब तुम पैर बढ़ाते हो तो देखते हो नीचे ज़मीन ही गायब है। तो वो जो एक्सपीरियंस होता है, फॉर एग्जांपल इसमें दिखाया गया है कि अ, कोई भी किसी भी इंसान के लिए सबसे मुश्किल टाइम कब होता है, जब या तो वो जेल जाता है, या वो कोर्ट में जाता है, या हॉस्पिटल जाता है। इन तीन जगहों पे उसको सबसे ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। और यहाँ पर कैसे वो लोग उन लोग वो इन चीज़ों को फेस करते हैं जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो ये जो सोसाइटी की रियलिटीज़, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो सामने आई हैं, तो ये मैं उनसे पूछूंगा कि भाई ये तुमने कहाँ से, डज दैट केम फ्रॉम ए पर्सनल एक्सपीरियंस, और तुमने ये टॉपिक क्यों चुना। मैं ये ज़रूर पूछूंगा उनसे कि यार लव स्टोरी लोग लिखते हैं, लेकिन इस तरह की लव स्टोरी कोई नहीं लिखता। तो दिस इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू आस्क हिम। इसमें कुछ सीन्स हैं ऐसे जिससे इंसान, रीडर्स को पढ़ते हुए रोना आ सकता है। इमोशनल सीन्स हैं। ऐसा ऐसा हुआ, कोई ऐसा सीन है जिसने तुम्हारे प्यार की परिभाषा को चेंज किया हो, इम्पैक्ट किया हो? नहीं, ये किताब प्यार की परिभाषा के ऊपर उतना फोकस नहीं करती। देखो, दो लोग मिले, दोनों में धीरे धीरे अट्रैक्शन बिल्ड हुआ, धीरे धीरे दोनों ने मिल चालू हुआ। सो इट्स, एक टाइम तक ये लगता है कि ये बहुत ही साधारण प्रेम कहानी है। लेकिन इस कहानी का जो मेन स्ट्रांग पॉइंट है वो इसका प्रेम का पार्ट नहीं है, वो इसका प्रैक्टिकलिटी का पार्ट है। तो अगर प्यार की डेफिनेशन अगर मैं पूछ जवाब दूं, तो नहीं, डेफिनेशन को ये ज़्यादा एड्रेस नहीं करती। हाँ, लेकिन प्रेम के बाद होने वाली संभावनाओं को एड्रेस करती कि क्या क्या हो सकता था, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है अगर तुम प्लान नहीं करो। मतलब अगर तुम घर छोड़ के भागने की तैयारी कर रहे हो तो ये किताब उठा के पढ़ लो एक बार। तुम और कुछ नहीं करोगे, तुम्हारी तैयारी बेहतर हो जाएगी या तुम्हारा इरादा बदल जाएगा। तो अभी जैसा आपने बोला कि उन लोगों को पढ़नी चाहिए जो घर से भागना चाहते हैं, घर छोड़ के भागना चाहते हैं, सोचते हैं प्यार के हम लिए। सब कुछ कर ले, हाँ हमको सब कुछ मिल जाएगा जो हमको चाहिए, हमारा प्यार ही बहुत है। अगर ऐसे ही थॉट प्रोसेस है, ये किताब उठाओ एक बार पढ़ लो। और किन लोगों को पढ़नी चाहिए? देखिए, ये हर उस पेरेंट को भी पढ़नी चाहिए जिनके बच्चे इस समय उस एज में आ चुके हैं जिस टाइम पे ये भावनाएं प्रज्वलित होना चालू होती हैं। तो किस टाइप के व्यवहार से क्या असर पड़ता है एक यंग माइंड का। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी को तुम लेक्चर दो और सोचो कि मेरे लेक्चर से सुन के वो सब समझ जाएगा, अगर बाप ऐसा सोच रहा है, तो आई थिंक ऐसा हमेशा नहीं होता है। क्योंकि उसकी जो धारणाएं बन रही हैं इस समय, वो पहली बार वो किसी नई चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है, एंड दैट इज टेकिंग हिज इमोशंस टू अ वेरी हाई लेवल। और सिर्फ तुम्हारा लेक्चर उसको चेंज नहीं कर। ठीक है, इसमें तो खैर बुक में ये दिखाया गया कि कैसे वास्तविक स्थितियां, प्रैक्टिकल सिचुएशंस उसको समझ में आती है कि यार ये हुआ है, ये दिस इज रियलिटी, एंड दिस वाज माय फैंटेसी। फैंटेसी और रियलिटी के बीच में डिफरेंस दिखता है, बट वो शब्दों से नहीं आता। तो ये उनको भी पढ़नी चाहिए जिनके घर में ऐसे यंग बच्चे हैं। उन यंग बच्चों को तो पढ़नी ही चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, आदमी कुछ भी काम क्यों कर पाता है, क्योंकि कई बार उसको प्रोत्साहन मिलता है। प्रोत्साहन कौन देता है? दोस्त यार। हाँ भाई तू कर लेगा यार, तू चिंता मत कर, मैं हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। बट जब सिचुएशन आती है तब ये सब आदमी गायब होते हैं, या प्रेजेंट नहीं होते, या तुम्हारी मदद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि तुम्हारी जो सिचुएशन ही ऐसी होती है। तो कहते हैं ना कि दोस्तों के चक्कर में आदमी बहुत कुछ कर जाता है, और अंत में पता चलता है कि भैया वो दोस्त वो नहीं कर पा रहे हैं जो उन्होंने वादा किया था। तो जब तुम भी किसी को प्रॉमिस करते हो, जब तुम किसी को एंकरेज करते हो कि यार हाँ भाई मैं हूँ तेरे साथ, सब कुछ कर लूंगा, भाई तू क्या है, क्या तू सचमुच इस काबिल है, क्या तू उसको किसी भी सिचुएशन से निकाल पाएगा। इस किताब में वो दोनों ऐसी ऐसी सिचुएशन से होके जाते हैं जो कल्पना से बाहर है, जो उन्होंने नहीं सोची है। और उस टाइम पे दोस्त यार कुछ नहीं कर सकता। यू आर इन दैट मेस, यू हैव टू कम आउट ऑन योर ओन। अ पर्सन इज जस्ट 5 फीट अवे फ्रॉम यू, बट ही कांट डू एनीथिंग। राइट। कि ये वैसे लोग को पढ़नी चाहिए बिल्कुल। तो ये किताब जो है, दो क्वेश्चन है मेरे।
पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये किताब ऐसी है जिसको दोबारा पढ़ा जा सके? क्या तुम इस किताब को दोबारा पढ़ोगे? दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या तुम इस किताब को रिकमेंड करोगे रीडर्स को? आई थिंक डेफिनेटली इट हैज़ द सेंस ऑफ री-रीडिंग। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, चेतन भगत की टू स्टेट्स। इट्स अ गुड एग्ज़ाम्पल ऑफ अ री-रीड, क्योंकि आपको फिर वही इमोशंस आप फिर से जीते हो। इसमें भी कई ऐसे सेक्शंस हैं बुक के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल जब उनका प्यार पहली बार हो रहा है, व्हेन इट्स व्हेन इट्स जस्ट ग्रोइंग, इट्स जस्ट जर्मिनेटेड एंड स्टार्टेड ग्रोइंग, वो हिस्सा बहुत अच्छा है इस किताब का। इवन इस किताब का जब वो रिकंसाइल होता है, जब वो अपनी फैमिली में वापस आते हैं, जब उनका उनका मिलना-जुलना होता है, कि एक बार अगर तुम अपने घर में एक अपराधी की तरह से वापस नहीं आए, तो कैसे तुम्हारा परिवार तुमको वापस से स्वागत कर रहा है या वापस अपना रहा है। दैट पोर्शन इज़ वेरी वेल रिटन। और ऑल्सो जो उनके सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आई हैं, भले ही से वो किसी ट्रेन में बैठ करके कहीं जाना हो, जाके कहीं किसी होटल का कमरा लेना हो, या किसी ऐसी सिचुएशन में फँस जाना हो जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वो जो सिचुएशंस हैं, वो बहुत वेल रिटन है। इसलिए आई थिंक री-रीडिंग तो बनती है इस किताब की। लोग री-रीड कर सकते हैं इसको बहुत आराम से, और उनको उतना ही मज़ा आएगा जितना पहली बार में आया था। एंड येस, इट इज़ हाइली रिकमेंडेड। पिक अप दिस बुक, दिस इज़ वर्थ योर टाइम। इवन इफ यू आर नॉट ए हिंदी स्पीकिंग रीडर, लैंग्वेज बहुत आसान है। और बहुत आसान, और इसमें एक्चुअली कविताओं का भी एक दो जगह पे बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। मानव कौल जी की एक कविता है, उसका भी इन्होंने उसने एज इट इज़ यूज़ किया। आई थिंक ज़रूर उनसे परमिशन लेके ही किया होगा। उनको इन्होंने थैंक यू भी बोला है इस किताब में। अ, या कविताओं का इसने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, जैसा कि टाइटल का भी वैसे ही यूज़ किया है। आई विल हाईली रिकमेंड इट। तुमने नहीं पढ़ी है ना अभी? मैंने नहीं पढ़ी। हाँ, तो लो पढ़ो। ये सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे पढ़नी चाहिए किताब।